तो दोस्तों एक बार फिर से लौटा हूं एक जबरदस्त क्राइम थ्रिलर मूवी लेकर। इस फिल्म का नाम है ऑफिसर ऑन ड्यूटी। जब मैंने इस फिल्म को देखा तो मां कसम मेरे तो रोंगटे ही खड़े हो गए थे। मूवी के अंदर जो भी ट्विस्ट और टर्न्स थे वाकई काबिले तारीफ है। दोस्तों मैं शर्त लगा सकता हूं ये फिल्म यकीनन आपको एक जगह से हिलने का मौका तक नहीं देगी। निराश करने की तो बहुत दूर की बात है। इसको देखकर तो राइटर की तारीफ करनी चाहिए, क्या ही जबरदस्त स्टोरी लिखी है। और देख लेना जल्द ही बॉलीवुड वाले इसका भी रीमेक बना डालेंगे। तो चलिए अब बिना और वक्त गवाए मूवी स्टार्ट करते हैं। बाकी आप खुद डिसाइड कर लोगे कि मूवी कैसी थी। तो फिल्म की शुरुआत होती है जोसेफ नाम के इंस्पेक्टर से, जो कि अपने घर में अकेला था और एक लेटर लिख रहा था। थोड़ी देर बाद वह अपने कमरे में वापस आता है और वहां फांसी के फंदे से लटक कर खुद की जान दे देता है। जिस कमरे में जोसेफ ने जान दी थी उसी कमरे में हम एक गैंग को बैठे हुए देखते हैं जिसमें 5 लोग थे और यह सीन यहीं कट हो जाता है। अब 8 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहां एक पुलिस स्टेशन में एक बस आ जाती है। बस का कंडक्टर पुलिस वाले को बताता है कि बस में एक चोरी हो गई है। एक बूढ़ी औरत की चेन चोरी हो गई है और उस बूढ़ी औरत को शक है कि उसके बाजू में बैठी 2 औरतों ने ही चेन चुराई है। सबसे पहले तो पूरी बस को चेक किया जाता है कि कहीं चेन वहीं पड़ी हो, लेकिन कुछ नहीं मिलता। इसके बाद एसआई रविशंकर उन दोनों औरतों से कहता है कि अगर चेन चुराई है तो चुपचाप दे दो, कोई केस दर्ज नहीं होगा। लेकिन अगर हमारे सीआई सर आ गए तो बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। दोनों औरतें कहती हैं कि उन्होंने चेन नहीं चुराई। तभी सीआई हरिशंकर की एंट्री होती है जो कि बहुत गुस्सैल स्वभाव का है। जब उसे बताया जाता है कि इन दोनों औरतों पर शक है तो वह पहली औरत से कहता है कि चेन वापस करो। वह औरत बताती है कि उसने चेन नहीं चुराई और वह प्रेग्नेंट भी है। तब हरिशंकर उस औरत को बुरी तरह मारने लगता है। यह देखकर दूसरी औरत डर जाती है और कहती है कि चेन उन्होंने ही चुराई थी और वह उनके पास ही है। वह चेन वापस कर देती है। इस केस को देखकर हरिशंकर बाकी पुलिस वालों पर भड़क जाता है और चिल्लाता है कि अगर दिमाग नहीं चलता तो पुलिस की नौकरी क्यों की। एसआई रविशंकर डर जाता है और डीवाईएसपी को कॉल करके सब कुछ बता देता है। वह कहता है कि हरिशंकर सर ने एक प्रेग्नेंट औरत को बुरी तरह लात मारी है और अगर वह वाकई प्रेग्नेंट निकली तो सबकी नौकरी जा सकती है। डीवाईएसपी तुरंत हरिशंकर को कॉल करता है, लेकिन हरिशंकर उसे भी डांट देता है और कहता है कि उसे काम न सिखाया जाए। हरिशंकर को अब यह भी मालूम हो गया था कि किसी पुलिस ऑफिसर ने चुगली की है, इसलिए वह सबको लाइन में खड़ा करता है और चेतावनी देता है कि अगली बार किसी ने भी चुगली की तो उसकी छुट्टी कर दी जाएगी। हालांकि उसे मालूम है कि चुगली किसने की है, पर वह नाम नहीं लेता। थोड़ी देर बाद एक बस कंडक्टर चंद्रू आता है और हरिशंकर से कहता है कि उसकी बीवी बीमार है और सर्जरी होनी है पर पैसे नहीं है, इसलिए उसने अपनी बेटी को बर्थडे पर दी हुई सोने की चेन गिरवी रखने की कोशिश की। लेकिन ज्वेलर्स का कहना है कि चेन नकली है, जबकि उसे मालूम है कि चेन असली है। हरिशंकर उसके साथ हॉस्पिटल जाता है जहां उसकी बीवी वाकई बीमार है और उसकी बेटी भी साथ में है। हरिशंकर उसकी बेटी से पूछताछ करता है और समझ जाता है कि वह झूठ बोल रही है। आखिरकार वह सच बता देती है कि वह एक लड़के को पसंद करती थी और उसी के कारण यह सब हुआ। हरिशंकर उस चेन की फोटो स्क्वाड ग्रुप में भेजता है और कहता है कि चेन के बारे में जानकारी जुटाओ। ऑफिसर शहर की ज्वेलरी दुकानों में जाकर पूछताछ करते हैं। हालांकि वे सोचते हैं कि इतने सारे शॉप्स में कैसे ढूंढ पाएंगे, लेकिन काम करते रहते हैं क्योंकि अगर हरिशंकर खुद चेक करने आया तो सबकी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। आखिरकार उन्हें उस चेन की जानकारी मिल जाती है और यह भी पता चलता है कि 2-3 और चेन भी इसी तरह गिरवी रखी गई थी। वे सारी चेन लेकर हरिशंकर को दे देते हैं। हरिशंकर सीधे जोसेफ के घर जाता है क्योंकि एक चेन जोसेफ ने अपनी बेटी को गिफ्ट की थी। जब वह चेन दिखाकर पूछता है तो बेटी कहती है कि हाँ यह मेरी चेन है और कुछ गुंडों ने गले से छीन ली थी। हरिशंकर समझ जाता है कि वह झूठ बोल रही है, लेकिन कुछ नहीं कहता। शाम को चंद्रू पुलिस स्टेशन आता है। हरिशंकर उससे कहता है कि बेटी को भी लाओ, लेकिन चंद्रू कहता है कि क्या ये जरूरी है। हरिशंकर कहता है कि तुम्हारी बेटी एक बड़े फ्रॉड में फंसी थी। वह एक लड़के के साथ रिलेशन में थी जिसने उसकी गंदी वीडियो बना ली थी और फिर ब्लैकमेल करने लगा, इसीलिए उसे चेन गिरवी रखनी पड़ी। लेकिन चंद्रू को हरिशंकर की बातों पर भरोसा नहीं होता। हरिशंकर कहता है कि तुम्हारी बेटी सिर्फ 17 साल की है, लेकिन फिर भी चंद्रू कहता है कि वह बेटी को नहीं लाएगा क्योंकि उसे बेटी पर बहुत भरोसा है। हरिशंकर डीवाईएसपी साहुल से मिलता है जो कहता है कि अब वह इस केस पर काम नहीं करेगा और उसे हैदराबाद साइबर ट्रेनिंग पर भेजा जा रहा है। पर हरिशंकर जानता है कि यह केस उसके लिए जरूरी है, इसलिए कहता है कि वह नहीं जाएगा। घर जाकर वह बीवी गीता को बताता है कि साहुल उसे हैदराबाद भेजना चाहता है, लेकिन वह केस पर काम करेगा। तभी कॉल आता है कि चंद्रू की बेटी ने आत्महत्या कर ली है, फांसी लगाई है। चंद्रू गुस्से में हरिशंकर पर भड़कता है, लेकिन हरिशंकर कहता है कि यह उसकी वजह से नहीं बल्कि उन लोगों की वजह से हुआ है जिन्होंने उसकी बेटी को धोखा दिया। जब हरिशंकर उसे देखने जाता है तो वह खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। उसे फ्लैशबैक आता है, सांस लेने में दिक्कत होती है। उसे घर भेजा जाता है।
गीता समझ जाती है कि कुछ गलत हुआ है। फिर हरिशंकर अपनी मरी हुई बेटी चित्रा के बारे में पूछता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि हरिशंकर एक लड़के सत्या का पीछा करता है जो एएसआई थॉमस की 16 साल की बेटी की गंदी वीडियो बनाता है। डीवाईएसपी गीता को कॉल करता है कि किसी भी तरह हरिशंकर को घर लेकर आओ। थोड़ी देर बाद थॉमस जेल में आता है और सत्या को बुरी तरह मारता है। सत्या कहता है कि उसके पास सिर्फ एक की नहीं कई लड़कियों की वीडियो है। हरिशंकर जब लैपटॉप चेक करता है तो उसमें उसे अपनी बेटी नीला की भी गंदी वीडियो मिलती है। हरिशंकर बुरी तरह टूट जाता है और सत्या को मार मार कर उसकी जान ले लेता है। दूसरी तरफ गीता को सब मालूम हो चुका होता है। नीला अपनी माँ को बताती है कि सत्या ने उसे कुछ पिलाया था जिससे उसे कुछ याद नहीं और उसके साथ ये सब हो गया। गीता हरिशंकर को समझाती है कि नीला डरी हुई है, लेकिन हरिशंकर जबरन कमरे में जाता है, दरवाजा तोड़ता है और देखता है कि उसकी बेटी फांसी पर झूल रही है। इसके बाद से हरिशंकर को पैनिक अटैक आने लगते हैं। वर्तमान में गीता अपनी दोस्त से कहती है कि वह अब हरिशंकर के साथ नहीं रह सकती क्योंकि उसे लगता है कि उसकी बेटी की मौत की वजह हरिशंकर है। हरिशंकर अपने पुराने दिनों को याद करता है जब 4 लोगों की फैमिली थी और वो बहुत खुश रहते थे। आगे हम देखते हैं कि एएसआई थॉमस जेल से रिहा होता है। सत्या को मारने का जुर्म असल में हरिशंकर ने किया था, लेकिन इल्जाम थॉमस ने अपने ऊपर ले लिया था। हरिशंकर जब थॉमस से मिलने उसके घर जाता है तो थॉमस कहता है, तुमने उस दरिंदे को मार डाला, अगर तुम नहीं मारते तो मैं मार देता, बस दूसरे पुलिसकर्मियों की वजह से रुक गया। तुमने उसे मारकर हम दोनों की बच्चियों का बदला लिया है, तुम्हारे लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। जिसके बाद हरिशंकर डीवाईएसपी साहुल से मिलने के लिए जाता है। डीवाईएसपी साहुल कहता है कि एएसआई थॉमस ने इल्जाम अपने सिर इसलिए लिया था क्योंकि अगर वो नहीं लेते तो शायद पूरा डिपार्टमेंट सस्पेंड हो जाता। अब रात को एएसआई थॉमस और उसकी पत्नी साथ में बैठे हुए थे, तभी अचानक से आधी रात को उसके घर में 5 लोग घुस जाते हैं। दरअसल में ये लोग बताते हैं कि वह एलिस के दोस्त हैं जो कि एएसआई थॉमस की बेटी थी और जिसने फांसी लगाकर खुद की जान ले ली थी। ये 5 लोग बताते हैं कि वे एलिस के साथ 12वीं क्लास में साथ में पढ़ा करते थे, लेकिन एएसआई थॉमस को इन लोगों पर शुरुआत से ही शक हो रहा था। इन 5 लोगों में 2 लड़कियां थीं, सैलीन और एना। 3 लड़के भी थे, सत्या, क्रिस्टी और लैंस। सैलीन और एना नींबू पानी बनाने के लिए चली जाती हैं। नींबू पानी पिलाने के बाद यहाँ पर 12वीं की एक ग्रुप फोटो दिखाते हुए एएसआई थॉमस इनसे कहता है, चलो इनमें से बताओ कि इंग्लिश की टीचर कौन सी है। और यहीं पर एएसआई थॉमस समझ जाता है कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं। ये लोग कौन हैं ये तो नहीं मालूम, लेकिन इनके इरादे ठीक नहीं हैं। तब क्रिस्टी एएसआई थॉमस को सत्या की फोटो दिखाते हुए कहता है, क्या तुम इसे जानते हो? ये हमारा दोस्त था जिसका नाम सत्या है और इसी को तुमने ही मारा है, तेरी वजह से ही ये मारा गया था। अब एएसआई थॉमस उस पर हमला करने लगता है। तभी ये लोग थॉमस की बेटी एलिस की वह गंदी वीडियो दिखाने लगते हैं और मालूम चलता है कि इन्होंने पहले ही नींबू पानी में जहर मिला दिया था, जिसकी वजह से थॉमस और उनकी पत्नी के मुंह और नाक से खून बहने लगता है। तभी थॉमस की पत्नी उन्हें बताती है कि दरअसल थॉमस ने नहीं मारा था, बल्कि हरिशंकर ने सत्या को मारा था। अब ये लोग थॉमस के मोबाइल में हरिशंकर की फोटो देख लेते हैं और उनका अगला टारगेट हरिशंकर बन जाता है, क्योंकि उन्हें लगता था कि सत्या को एएसआई थॉमस ने मारा है, लेकिन असली गुनहगार तो हरिशंकर है। एएसआई थॉमस कल ही जेल से रिहा हुआ था और उसी दिन क्रिस्टी की गैंग ने उसे मार दिया था क्योंकि वे एएसआई थॉमस के रिहा होने का इंतजार कर रहे थे। इसके बाद हरिशंकर एएसआई थॉमस के घर पर इन्वेस्टिगेशन करता है। डीवाईएसपी साहुल को लगता है कि यह एक सुसाइड केस है, लेकिन हरिशंकर बताता है कि यह मर्डर है। 5 ने नींबू पानी पिया था क्योंकि गिलास अभी तक गीले हैं, डस्टबिन में निचोड़े हुए नींबू पड़े हैं, गेट अंदर से बंद था और ये लोग ऊपर से भागे। अब हरिशंकर अपनी बेटी के दोस्तों से श्याम के बारे में पता करने लगता है, लेकिन उसे कोई डिटेल्स नहीं मिलती। इसके बाद हरिशंकर जोसेफ की बेटी से बात करता है क्योंकि उसे पता है कि वो झूठ बोल रही थी। तब वह सच बताती है कि उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था, उसका गंदा वीडियो बनाया गया था। अब हरिशंकर को तीसरी चैन की डिटेल्स मिलती हैं। वह उस लड़की से पूछताछ करता है कि चैन कहाँ से मिली थी। लड़की बताती है कि वह एक मॉल में काम करती थी और वहीं एक जीन्स में चैन मिली थी और यह बात लगभग 3 महीने पुरानी है। हरिशंकर उस मॉल में जाकर सीसीटीवी फुटेज चेक करता है। उसे एना नाम की लड़की दिखाई देती है जिसने वो जीन्स बदली थी और उसी जीन्स से वह चैन मिली थी। अब हरिशंकर एना के बारे में पता करने लगता है। तभी दिखाया जाता है कि एना के बाकी साथी उसके आसपास ही मौजूद हैं जो हरिशंकर को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन हरिशंकर को इसका पता नहीं है। क्रिस्टी और उसकी गैंग अब हरिशंकर पर हमला करना चाहते हैं, लेकिन एना की पहचान हो जाने के कारण उन्हें पीछे हटना पड़ता है। अब वे बेंगलुरु लौटने का फैसला करते हैं और कुछ दिन बाद लौटकर हरिशंकर को मारने का प्लान बनाते हैं। हरिशंकर अपने ऑफिसर से कहता है कि उसे बेंगलुरु जाना है क्योंकि एना के बारे में कुछ जानकारी मिली है। वो किसी क्लब वगैरह में जाती है
परमिशन मिलने के बाद वह बेंगलुरु के लिए निकल पड़ता है। क्रिस्टी और उसकी गैंग भी बेंगलुरु में ही है। हरिशंकर जगह जगह जाकर ऐना के बारे में पूछताछ करता है। ऐना और उसके साथी बेंगलुरु में मस्ती कर रहे हैं और कई तरह के नशे कर रहे हैं। वे बस हरिशंकर को मारने के लिए वक्त का इंतजार कर रहे हैं। रात को हरिशंकर के पास उसकी टीम मेंबर का कॉल आता है कि ऐना एक क्लब में देखी गई है और वहां डांस कर रही है। जैसे ही हरिशंकर वहां पहुंचता है, ऐना उसे देखकर भाग जाती है। टीम उसका पीछा करती है, लेकिन वह कार से भाग निकलती है। उसकी कार पर ट्रैकर लगा दिया गया था। ऐना ने क्रिस्टी को बता दिया था कि हरिशंकर उसका पीछा कर रहा है, लेकिन क्रिस्टी कुछ नहीं कर सकता। हरिशंकर ट्रैकर की मदद से कार तक पहुंचता है। तभी ऐना उस पर हमला करने की कोशिश करती है और कार का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें उसकी मौत हो जाती है। ऐना की डेड बॉडी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां उसका पोस्टमार्टम हो रहा था। उसके साथी वहां रोते हुए दिखते हैं। डॉक्टर जब उनसे पूछती है कि वे वहां क्या कर रहे हैं, तो वे गुस्से में डॉक्टर पर हमला कर देते हैं। दरअसल हरिशंकर ने डॉक्टर से कह रखा था कि अगर कोई इस लड़कियों को देखने हॉस्पिटल आए तो मुझे इन्फॉर्म करना। तभी हरिशंकर वहां पहुंचता है, क्योंकि डॉक्टर ने पहले ही कॉल कर दिया था। सभी उस पर बारी बारी से हमला करते हैं। पहले तो हरिशंकर खुद पिटता है, लेकिन बाद में अकेले हरिशंकर उन सब पर भारी पड़ता है। इस मुठभेड़ में एक पुलिस ऑफिसर गंदी तरीके से घायल हो जाता है। हरिशंकर को भी बहुत गंभीर चोटें आती है। तभी उस घायल डॉक्टर को होश आ जाता है और वो जाकर अलार्म बजा देती है। वे सब भाग जाते हैं इससे पहले कि हरिशंकर का बैकअप आए। वो कमीने जाते जाते बेचारी उस डॉक्टर का गला काट डालते हैं। हरिशंकर देख रहा था, लेकिन ज्यादा गंभीर वार किए गए थे उस पर, जिस वजह से वो वही बेहोश होकर गिर जाता है। अब वे और ज्यादा गुस्से में हैं, क्योंकि हरिशंकर ने उनके चेहरे देख लिए हैं। साथ ही उस अकेले ने इनकी बहुत गंदे तरीके से बजा दी थी। होश आने पर हरिशंकर उस डॉक्टर से बात करता है जिस पर हमला हुआ था। डॉक्टर बताती है कि वह ऐना और सैलीन को अच्छी तरह जानती थी। वे दोनों नशा मुक्ति केंद्र में थीं और ड्रग्स बेचने का काम करती थीं। अब धीरे धीरे सारी परतें खुलने लगती हैं। हरिशंकर एक पुलिस वाले से मिलता है जो ऐना, सैलीन और श्याम के केस के बारे में बताता है। वह कांस्टेबल बताता है कि लगभग 8 महीने पहले ये तीनों एक बस में ड्रग्स ले जा रहे थे। जोसेफ सर ने इन पर एक्शन लिया और उन्हें अरेस्ट किया। उनके पास लगभग 1 किलो ड्रग्स था। जोसेफ सर उन्हें जेल ले जाने लगे, लेकिन बीच रास्ते में उन्होंने खुद भी ड्रग्स लेना शुरू कर दिया। श्याम को लगा ये पुलिस वाला करप्ट अफसर है, तो इसको लालच दिया जाए ताकि ये उस पर कार्यवाही न करे। श्याम जोसेफ को बहुत पैसे ऑफर करता है। जोसेफ कहता है, बेटे पैसे तो मैं वैसे भी लूंगा, लेकिन मुझे कुछ और चाहिए। ये कहकर वो उन दोनों लड़कियों को गलत तरीके से टच करने लगता है। श्याम बहुत चिल्लाता है और कहता है, सर ऐसा मत करो, हम हाथ जोड़ते हैं। लेकिन जोसेफ नहीं मानता। वो उन लड़कियों को जंगल में बांध देता है। इसके बाद वो ऐना और सैलीन के साथ दुष्कर्म करता है। यह सब श्याम देख रहा था, लेकिन उसके हाथ में हथकड़ी थी, इसलिए वह कुछ नहीं कर पाया। यही कारण था कि श्याम ने जोसेफ से बदला लिया। हरिशंकर और डीवाईएसपी साहुल यह सारी बातें डीएसपी सर को बताते हैं। फिर बस कंडक्टर चंद्रबाबू को बुलाया जाता है। उसे श्याम की फोटो दिखाई जाती है और पूछा जाता है कि क्या वह उसे जानता है। चंद्रू बताता है कि वह बस में अपनी बेटी से वीडियो कॉल पर बात कर रहा था। तभी कुछ लोग ड्रग्स लेने लगे। जब उसने रोका तो उन्होंने उसे बुरी तरह मारा। उसने तुरंत पुलिस को कॉल किया और जोसेफ सर वहां आए। डीवाईएसपी साहुल कहते हैं कि इन लोगों की वजह से ही तुम्हारी बेटी की जान गई, लेकिन चंद्रू कहता है कि उसे बस हरिशंकर को सजा दिलानी है। अब हरिशंकर सोचता है कि ये लोग सिर्फ उन्हीं का गंदा वीडियो बनाते हैं जिन्होंने इनके साथ कुछ गलत किया है। वह गीता के पास जाता है और डीवाईएसपी साहुल श्याम की फोटो दिखाते हैं। गीता उस घटना को बताती है जब वह अपनी बेटी नीला के साथ कहीं जा रही थी। उसने देखा कि बाजू में श्याम, सैलीन और ऐना बैठे थे और ड्रग्स ले रहे थे। जब उसने रोका तो श्याम ने उस पर हमला किया। तभी बस कंडक्टर ने पुलिस को कॉल किया। वह कहीं भाग नहीं पाए थे, क्योंकि बस का गेट बंद कर दिया गया था। बाद में पुलिस वहां आई और उन्हें अरेस्ट करके ले गई। यह सुनने के बाद हरिशंकर समझ गया कि इन सब के पीछे उन लोगों का हाथ है और उसकी कोई भी गलती नहीं थी। लेकिन अगर यह सारी बात उसने गीता को बताई तो गीता हमेशा गिल्ट में रहेगी, उसी गिल्ट में जिसमें हरिशंकर हमेशा से रहा है। इसलिए यहाँ हरिशंकर ने गीता को कुछ भी नहीं बताया और उनका वहीं पर डिवोर्स हो गया। बेन हरिशंकर अपने एक ऑफिसर को कॉल करता है और उससे कहता है कि बस कंडक्टर चंद्रू पर नजर रखें, क्योंकि उसकी जान खतरे में है। वो किसी भी पल उसे मार सकते हैं, इसलिए हमें उस पर नजर रखनी पड़ेगी। जब वो लोग चंद्रू के घर पहुंचे तो मालूम चला कि चंद्रू तो बस स्टैंड के लिए निकल चुका है अपनी ड्यूटी के लिए। यहाँ पर चंद्रू ने हरिशंकर को देख लिया था। हरिशंकर उसका पीछा कर रहा था कि तभी चंद्रू के सामने क्रिस्टी की पूरी गैंग आ जाती है और वे चंद्रू को मारकर वहां से चले जाते हैं। हरिशंकर उसे नहीं बचा पाया था। जब वह घर पहुंचा तो उसे याद आया कि अगली बारी शायद अब उसकी बीवी गीता की है। जब वो गीता के घर पहुंचा तो पता चला कि गीता तो अपने पापा के घर जा चुकी थी, शायद अपना मूड फ्रेश करने के लिए। वह अपने पापा के साथ मौजूद थी कि तभी उसकी बेटी के ऊपर
बहुत सारा खून गिर जाता है। उन्होंने उनके नौकर को मार दिया था। हरिशंकर को बहुत अच्छे से मालूम हो गया था कि गीता खतरे में है, इसलिए वह गीता के पापा के घर जाने लगता है। तभी क्रिस्टी उसे वीडियो कॉल करता है और कहता है, तेरी बीवी और तेरा पूरा परिवार खतरे में है क्योंकि मैं उन्हें जल्द से जल्द मारने वाला हूँ। हरिशंकर कहता है, मैं जल्दी से जल्दी वहां पहुंच रहा हूँ, तुम कुछ भी मत करना। अब आगे हम देखते हैं कि गीता के पापा के पास एक बंदूक थी जो उनके हाथ लग जाती है। वह बेधड़क क्रिस्टी की गैंग पर अटैक कर देते हैं, लेकिन वे सारे लोग छिप चुके थे। आखिर में वे गीता के पापा को मार देते हैं। गीता वहां से भागने में तो कामयाब हो चुकी थी, लेकिन थोड़ी देर बाद क्रिस्टी ने उसे पकड़ लिया। उसने गीता को बुरी तरह से मारा। वह बहुत बुरी तरह से घायल हो गई थी। इसका फायदा उठाकर गीता की छोटी बेटी जंगल की ओर भाग गई थी। तभी हम देखते हैं कि अब यहाँ पर हरिशंकर भी आ चुका था। गीता उसे बताती है कि हमारी बेटी जंगल की तरफ भागी है और वे चारों उसके पीछे गए हैं। माँ गीता और हरिशंकर की बेटी मिन्नू एक झोपड़ी में छिप जाती है और ये चारों लोग उसे ढूंढ रहे थे। आखिरकार उन्होंने मिन्नू को ढूंढ लिया। जब वे उसके पास जा ही रहे थे कि तभी हरिशंकर वहां आ जाता है और उनसे फाइट करने लगता है। ये चारों लोग बहुत खतरनाक थे और मिलकर हरिशंकर पर हमला करने लगे, लेकिन आखिर में हरिशंकर ने उन्हें बुरी तरह से मारा। उसकी मार से ये सभी अधमरे हो चुके थे। थोड़ी देर बाद पुलिस वहां आ जाती है और अब उन सभी को अरेस्ट कर लेती है। अब कहानी कुछ महीने आगे शिफ्ट हो जाती है। हम देखते हैं कि अब गीता और हरिशंकर फिर से साथ में रहने लगे हैं और आज मिन्नू का जन्मदिन है, इसलिए डीवाईएसपी साहुल भी वहां आया हुआ है। वह हरिशंकर से बात करता है और कहता है, तुमने टीवी पर न्यूज़ देखी? और फिर पूछता है, कल तुम कहाँ थे? मैंने तुम्हें बहुत कॉल करने की कोशिश की थी। हरिशंकर बताता है कि कल उसका मोबाइल स्विच ऑफ था और वह घर पर ही मौजूद था। अब डीवाईएसपी साहुल हरिशंकर को न्यूज़ दिखाता है और पता चलता है कि दरअसल वो चारों लोग जो जेल में बंद थे कुछ महीनों के बाद कल ही रिहा हुए थे, लेकिन अब वे चारों ही मारे जा चुके हैं। इसके बाद एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है। जब वे रिहा हुए थे वे सभी एक जगह पर मिले। बाहर निकलते ही उन्होंने ड्रग्स लिया और यह डिसाइड किया कि वे हरिशंकर को मारेंगे। तभी उनके नाक और मुंह से खून बहने लगता है और उनकी जान जाने लगती है। यह देखकर वे पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं कि आखिर उनके साथ यह सब हो क्या रहा है। धीरे धीरे उनकी हालत और भी ज्यादा खराब होने लगती है। तभी वहां एक इंसान खड़ा नजर आता है। वह कोई और नहीं बल्कि हरिशंकर होता है। हरिशंकर ने ही उनके पास ड्रग्स पहुंचाया था और उस ड्रग्स में जहर था। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही ऐसे ही लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूले। अगर आप चाहते हैं ऐसी ही किसी जबरदस्त क्राइम थ्रिलर फिल्म का एक्सप्लेनेशन वीडियो तो मुझे कमेंट बॉक्स में मूवी का नाम जरूर बताएं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द एक्सप्लेन कर सकूं। मैं भी तो देखूं अपनी जनता के पास कितने यूनिक मूवी सजेशन है। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूं जल्द ही ऐसी ही किसी क्राइम थ्रिलर मूवी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।